नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 17 महीने 18 दिन के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं और वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। उनकी जेल जाने से लेकर जेल के दिनों के अनुभव और अब जेल से वापस आ जाने के बाद बहुत कुछ घट रहा है और बहुत कुछ घटा भी है। आज विस्तार से हर पहलू पर होगी बात। मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपने कभी सोचा था कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये दिन भी आएगा कि आपको जेल की यात्रा करनी पड़ेगी, और 1-2 दिन नहीं, 17 महीने 18 दिन? देखो, जेल जाने का तो सिलसिला जब राजनीति में आए थे तब से शुरू हो गया था। तिरंगा लेके प्रदर्शन करते थे तो पुलिस लिख देती थी डेडली वेपन लेके ये सड़क पे चल रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, इनको अंदर डालो। फिर अन्ना आंदोलन के समय पे भी अंदर कर दिया जेल में, तो तिहाड़ तो वहां भी तब मैं होके आया था। पर 17 महीने एक ऐसे आरोप में जेल में रहना पड़ेगा जो केवल एक मनोहर कहानियों के राइटर की तरह से लिख दिया गया है, तो वो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि जब आप राजनीति में आते हैं और जब आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं, तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनीष जी, दिल्ली की जनता ने भी कभी ये तो सोचा नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में होंगे। आपने भी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई, अब आप बेल पर हैं, बाहर हैं, और अब 15 अगस्त तो सामने है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि झंडा कौन फहराएगा, स्वाधीनता का दिवस कैसे मनाया जाएगा? झंडा चुनी हुई सरकार फहरा रही है, और हमारा यही एलजी साहब को रिक्वेस्ट था कि साहब, मुख्यमंत्री जेल में हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं होते तो मंत्री फहराते हैं झंडा, तो आप मंत्री को ऑथराइज कर दीजिए। अब उन्होंने कर दिया, मंत्री जी झंडा फहराएंगे। तो गोपाल राय जी अरविंद केजरीवाल जी से मिले, उनकी इच्छा थी कि आतिशी झंडा फहराएं। नहीं, उनकी इच्छा किसी व्यक्ति को लेकर नहीं है। उनकी इच्छा थी कि चुनी हुई सरकार झंडा फहराए, और जब स्वतंत्रता दिवस पे हर एक राज्य में झंडारोहण का प्रोग्राम होता है, और किसी भी राज्य में किसी भी कारण से कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार भी होता है और भी कोई परिस्थिति हो सकती है, तो ऐसा होता रहता है कि अगर मुख्यमंत्री बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई मंत्री झंडा फहराता है, तो वहां राज्यपाल नहीं फहरा देते हैं। क्योंकि ये तिरंगा है, इस तिरंगे के लिए ही सारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी कि भाई लोग अपनी सरकार चुनेंगे और फिर झंडा फहराएंगे। ये तिरंगा तब मिला है, तो इसमें लाट साहब नहीं आने चाहिए, इसमें तानाशाही नहीं आनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार तिरंगा फहराएगी, ये हमारा आग्रह था, और हमें खुशी है कि मान लिया उन्होंने। आपने अभी कहा कि आप लोग तो तैयार ही थे कि हर तरीके की परिस्थितियों से सामना करने के लिए, और अब इसमें ये 17 महीने का लंबा अनुभव भी शामिल हो जाएगा, और एक घोटाले के मामले में दिल्ली की जनता इस वक्त एक सवाल तो जरूर पूछ रही है कि ये शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सारी मनोहर कहानी है, मैंने बोला ना। अभी देखिएगा, ट्रायल शुरू होगा इसका, और एक एक इनके आरोप, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जब आरोप लगाने शुरू किए थे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे। 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए, इतने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। एफआईआर करते करते बोले जी 100 करोड़ का हुआ है, कोर्ट तक जाते जाते बोले जी 45 करोड़ का हुआ है। कोर्ट ने पूछा भाई कहाँ है वो 45 करोड़ रुपए? साहब सबूत जुटा रहे हैं, बयान है जी किसी के, इतना ही है बस। जब कोर्ट ने पूछा भाई बयान थोड़ी होते हैं, बयान तो तुम किसी आदमी को तुम अंडर अरेस्ट करते हो और उसके बाद कहते हो तेरे को जमानत तब देंगे जब केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा, तो कोर्ट में जाके बोले हाँ साहब, ऐसे लॉलीपॉप तो हमको करने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन में, ये लॉलीपॉप बयान तो हमें लेने पड़ते हैं, हमको पहले किसी को अरेस्ट करना पड़ता है, हम किसी को अरेस्ट करते हैं फिर उससे बयान लेते हैं, ये तो हम करते हैं। कोर्ट में जाके ईडी का बयान है कि साहब ये लॉलीपॉप अरेस्ट तो हमें करने पड़ते हैं, झूठ उनको दबाना पड़ता है, धमकाना पड़ता है, उसके बाद उनसे बयान लेने पड़ते हैं। लेकिन मनीष जी, ईडी तो बहुत गंभीर आरोप भी लगा रही है। ईडी ये कह रही है कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए हर फाइल पर आपके हस्ताक्षर हैं। क्या आपने एक्साइज डिपार्टमेंट के पन्नों पर साइन किए? ये कोई आरोप थोड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि फायदा पहुंचाने की प्राइवेट प्लेयर्स को कोशिश हुई है। एक्साइज मिनिस्टर एक्साइज की फाइल पे साइन नहीं करेगा तो क्या ईडी की फाइल पे साइन करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पे साइन करेगा? कहाँ साइन करेगा? एक्साइज मिनिस्टर की फाइल, एक्साइज मिनिस्टर की फाइल पे, एक्साइज डिपार्टमेंट की फाइल पे साइन होना कौन सा क्राइम है?
वो यही तो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, आपकी नजर में हुआ, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। घोटाला कौन सा? केवल एक किसी आदमी को पकड़ो और उसको अंदर जेल में डालो और उससे फिर 60 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिलवाओ और फिर उससे कहलवाओ कि अरविंद केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। इतना ही घोटाला है बस ये। 60 करोड़ रुपए लिए उसी आदमी से भारतीय जनता पार्टी ने पहले उसको जेल में डाला, उसके बाद एक शराब व्यापारी को, उसके बाद उससे 60 करोड़ रुपए का चंदा लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अकाउंट में, और उसके बाद में फिर बोले अच्छा अभी तुमको बेल दिलवा देंगे, बस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दो। अब वो बेचारा 10 बयान पहले दे चुका था, बोला जी मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं है। बोले तुमको जेल से नहीं निकलने देंगे। बोला जी हाँ जी अरविंद केजरीवाल ने मेरे से पैसे मांगे थे, दैट्स इट। और इससे सटीक उदाहरण क्या होगा कि कोर्ट ने ही पूछा कि भाई आपके तो पास बयान ही तो है, और वो भी उस आदमी का बयान है जिसको तुमने पहले 6 महीने अरेस्ट रखा, 6 महीने वो कुछ और कहता रहा, फिर उससे तुमने मतलब बीच में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा भी उससे दिलवा दिया 60 करोड़ रुपए। और जब 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल गया तो उसके बाद में फिर उसको बोला भाई अब केजरीवाल के खिलाफ बयान भी दे दो, फिर तुमको छोड़ देंगे। उसने केजरीवाल के खिलाफ एक छोटा सा बयान दे दिया, उसको छोड़ दिया 6-8 महीने जेल में रखने के बाद में। तो ये घोटाला इसी स्तर का है, ये सारी कहानी इसी स्तर पे बुनी गई है। तो इसके सारे जवाब हम कोर्ट में देंगे क्योंकि मामला कोर्ट में है। जनता पूछ रही है कि दिल्ली सरकार कौन चलाएगा, क्योंकि सीएम तो जेल में है। देखो जब सीएम जेल में थे तब भी दिल्ली सरकार बहुत शानदार चली। सीएम के जेल में रहते हुए, और इस मतलब मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के इतिहास में इससे बड़ा क्राइसिस अभी तक आया होगा किसी पार्टी के ऊपर कि उसकी टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, उस पर आरोप लगाए गए, उसके एमएलएज को धमकियां दी गई कि भाई पार्टी छोड़ दो। उसके बावजूद पार्टी भी शानदार तरीके से एकजुट रही और सरकार भी शानदार तरीके से चली। इस सब के बीच 20 नए स्कूल दिल्ली में खुल गए, करिश्मा ही है। 3 नए हॉस्पिटल 3000 बेड के दिल्ली में खुल गए, करिश्मा ही है। आज दिल्ली की हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बसेस सड़कों पे हैं, 7,700 बसेस सड़कों पे हैं, ये करिश्मा ही है। मोहल्ला क्लिनिक पिछले 1 साल में 2 करोड़ लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, करिश्मा ही है। तो ये सरकार तो चल रही है, सरकार शानदार चल रही है और सरकार चलेगी आगे भी। और अब तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने ही वाले हैं, तो अभी तो क्वेश्चन ही खत्म होने वाला है। देखिए, आपने जो तमाम बातें कही उसके अलावा और क्या कुछ घटा है, आपके पार्टी के नेताओं ने, आपके परिवार ने भी बताया होगा। दिल्ली में पानी का क्राइसिस भी बहुत जबरदस्त हुआ और यही दिल्ली पानी से लबालब भी भर गई। ये भी तब हुआ जब आप जेल के अंदर थे। अगर शायद आप बाहर होते या चीफ मिनिस्टर बाहर होते तो हो सकता है सूरत कुछ और होती। ये कौन सी हठधर्मिता है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे? ये कौन सी हठधर्मिता है कि विपक्ष के लोगों को हम ईडी घर भेज के उनको हम जेल में डलवाएंगे, चाहे उनके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो, चाहे उन्होंने कोई घोटाला किया हो ना किया हो। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस देश में हमेशा लगे, राजनीति जहां भी होगी लगेंगे, लेकिन ये पहली बार इतने नीचे गिर के कि जो भी विपक्ष का होगा ईडी भेजेंगे, टूटता होगा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा तो हम जेल में भेज देंगे, सरकारें गिरा देंगे। कितनी सरकारें इन्होंने गिराई ईडी भेज के। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कौन हठधर्मिता तो इस बात में है कि जनता जब भी किसी और पार्टी की सरकार चुनेगी कहीं और वो पार्टी की सरकार अगर काम करेगी तो उसको गिरा दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। इतना बड़ा एग्जाम्पल है हेमंत सोरेन का आपके साथ। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मकसद मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिलवाना है। भारतीय जनता पार्टी बोले ना कि भाई हमारा मकसद है कि विपक्ष के मंत्रियों को इस्तीफा देना, इसलिए हम आपके घर सीबीआई ईडी भेज रहे हैं, नहीं तो इस्तीफा दे दो पहले ही। तो उनका जवाबदेही सर बीजेपी के प्रति तो नहीं है, आपकी दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेही है। देश की जनता ने सरकार चुन के भेजा हुआ है उनको। ईडी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ जो फंडिंग हो रही है, ड्रग माफिया के खिलाफ जो फंडिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए करना है, या विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के विपक्ष की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए करना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी कर ही रही है ना, ये तो आप भी मानते हो। नहीं, बात तो नैतिकता होती है ना तो सर। ये नैतिकता में है। बीजेपी क्या कर रही है, ये सवाल मैं आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर से तो नहीं पूछूंगी। पर मैं तो जवाब दूंगा जब बीजेपी मेरे ऊपर कुछ करेगी। बिल्कुल, ये तो जवाब आप दीजिए सर। लेकिन नैतिकता का तकाजा हमेशा से आम आदमी पार्टी ने हाई मॉरल ग्राउंड लिए हैं। आज उन्हीं हाई मॉरल ग्राउंड पर मैं पूछ रही हूं। मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी नैतिक नहीं है, फिर मैं आम आदमी पार्टी से बात कर रही हूं। आम आदमी पार्टी से अपेक्षा है नैतिक होने की, बीजेपी से अपेक्षा नहीं है नैतिक होने की।
देखिए, इस सवाल का जवाब आप बीजेपी से लीजिएगा, पर मेरा सवाल आपसे मैं ये तो है कि जो बीजेपी के पॉलिटिक्स का तरीका है, बीजेपी से ज्यादा जो ईडी की जांच का तरीका है, वो ईडी जाने, वो बीजेपी जाने, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने लिए एक हाई मॉरल ग्राउंड रखा। उन्होंने हमेशा जांच होने से पहले ये कहा कि हम अपना इस्तीफा देंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर जेल में हैं, आप ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को अगली सुनवाई है और वो भी जल्द बाहर आ जाएंगे, और हो सके तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन वो आगे की बात है। आप बाहर हैं, आज अगर आपको उप मुख्यमंत्री का दर्जा फिर देना हो, तब भी दिल्ली के सीएम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सीएम का कोई कामकाज नहीं कर सकते, वो एक हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी निभा सकते हैं, आप बाहर हैं, लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएंगे? उसके बावजूद काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए। एलजी साहब ने पूरी कोशिश की, बीजेपी ने पूरी कोशिश की काम रोकने की, उसके बावजूद मैंने आपको इतने काम गिनाए। आप आजाद भारत के इतिहास में एक पार्टी बता दो जो ईडी और सीबीआई के प्रेशर में जिनकी सरकारें ना गिर गई हो, टूट ना गई हो, डिफंक्ट तो छोड़ दीजिए, ना हमारी पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार गिरी, इन्होंने बहुत कोशिश की, और ना सरकार रुकी, सरकार ने काम किए धड़ल्ले से। जिस वक्त मैं अंदर था, जिन चीजों को मैं छोड़ के गया था, उससे 10 गुना आगे बढ़ के चीजें मिली हैं। मैं वापस आया हूं तो आगे बढ़ के, तो सरकार तो चल रही है, और सरकार में काम सरकार ठीक से बहुत ज्यादा खुश है। प्राउड, आई एम प्राउड कि सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। दिल्ली की जनता तो ये भी पूछ रही है कि एक बार फिर से आप शिक्षा मंत्री का प्रभार संभालेंगे, फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए दिल्ली की जनता पूछेगी तो मैं दिल्ली की जनता को जवाब दे दूंगा। मैं जाऊंगा अभी जनता के माध्यम तो हम ही हैं। नहीं, सीधा भी है, ऐसा नहीं है, आप ही माध्यम नहीं है, सीधा जनता से ही जा रहा हूँ। इसीलिए मैं पदयात्रा भी कर रहा हूँ कि मैं जनता के बीच ही जा रहा हूँ। जनता कुछ कह तो रही होगी आपसे, आपने जनता कह रही है शुरू कर दी। जनता कह रही है जी वेलकम बैक। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे घटिया राजनीतिक स्तर पर उतर आई है, ये भी जनता ही कह रही है, और बहुत अच्छा किया, आप टूटे नहीं, आपने हिम्मत से लड़े, बहुत अच्छा किया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई बस अब चुनाव की तैयारी करो। मैं तो चुनाव की तैयारी में लग गया हूँ, बाकी पार्टी आगे जो जिम्मेदारी देगी, अरविंद जी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो जिम्मेदारी देंगे उसके बाद देखेंगे। आपको लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता आपके साथ खड़ी होगी? जनता बहुत और मजबूती से खड़ी होगी, आप देखिएगा, क्योंकि इस बार लोगों को लग रहा है कि वी आर प्राउड ऑफ सच ए बिग पार्टी, ग्रेट पार्टी, जो इतने बड़े संकट में भी ना टूटती है, ना काम करना बंद करती है, ना आपस में लड़ती फिरती है। मतलब ऐसा तो लोगों ने देखा नहीं। आजादी के समय में कहते हैं लोग कि इस तरह से करते थे, अंग्रेज को चलने की कोशिश करते थे, लोग इकट्ठे होते थे। आज आम आदमी पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, एजेंसीज ने कितनी कोशिश नहीं कर ली कुचलने की। पहले एमएलएज को अंदर करने की कोशिश की, उसको हम सर्वाइव कर गए, फिर झूठे झूठे और कई तरह के आरोप लगाए। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था हमारे ऊपर। अब ये भी संकट से निकल आए, तो आज लोग देख रहे हैं। दिल्ली की जनता अगर आप पर वाकई इतना भरोसा कर रही है, तो लोकसभा की 7 सीटों पर तो आपके साथ नहीं रही? देखो, लोकसभा की सीटों पर तो एक अलग डायनेमिक्स दिल्ली में कुछ चलता है, जिसको शायद, लेट मी एडमिट, हम तीनों बार, सिर्फ इस बार नहीं, पिछले 3 इलेक्शन में हम समझने में और उस पर काम करने में नाकाम रहे। वो हमारा एडमिशन है, वो रिजल्ट है। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे पास कोई सीट नहीं आई, लेकिन 2015 में हमारे पास 70 में से 67 सीट आई। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट दी। जितनी लोकसभा में 7 सीटें थी, उतनी भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नहीं दी। हुआ ना? फिर 19 में भी यही हुआ, लोकसभा में हमको सीट नहीं दी, लेकिन विधानसभा में फिर से बम्पर सीटें दी और बहुत अच्छे से चुन के लेके आए। तो लोकसभा के डायनेमिक्स को, ये हम एडमिट करते हैं कि आम आदमी पार्टी लोकसभा के डायनेमिक्स में दिल्ली में उतनी सफल नहीं रही है, लेकिन विधानसभा की जब बारी आती है तो दिल्ली की जनता आज भी जानती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल उनके लिए काम करते हैं। वो दिल्ली के लोग जानते हैं कि पूरे देश में कहीं भी बिजली के बिल 0 नहीं आ रहे हैं, पूरे देश में कहीं भी सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो रहे, पूरे देश में कहीं भी सरकारी अस्पतालों में बेहतर नहीं हो रहे, पूरे देश में सबसे कम महंगाई, आप डेटा है, सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। तो लोग इस बात को भी तो देख रहे हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब लोकसभा में आपका और कांग्रेस पार्टी का इक्वेशन उतना काम नहीं कर पाया, तो क्या विधानसभा में ये इक्वेशन चलेगा और क्या आप इस इक्वेशन के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी तो कोई इक्वेशन है ही नहीं। जो इक्वेशन था वो लोकसभा के लिए था, लोकसभा में भी था, अब साथ टूट गया है। लोकसभा में भी था तो दिल्ली में था, पंजाब में नहीं था, तो ये लोकसभा का प्रयोग था। अब आने वाले चुनावों में क्या प्रयोग होंगे वो आने वाले चुनाव के समय बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे, अभी मैं बाहर आया हूं, और भी आगे के डेवलपमेंट जैसे जैसे होंगे तो समय बताएगा। यानी अभी विधानसभा की लड़ाई थोड़ी दूर है। हाँ, अभी तो 6 महीने का चुनाव है। लेकिन इनकलाबी नारे तो आपने अभी से लगाने शुरू कर दिए हैं। वो तो 5 साल ही रहना चाहिए।
मतलब 5 साल के लिए जनता चुन के भेजती है, जनता के बीच में 5 साल नहीं, लगातार क्योंकि रहना बीजेपी इतना आपने बीजेपी का नाम लिया, तो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ये कह रही हैं कि आप लोग तो इतना जोश, इतना जश्न मना रहे हैं जैसे आप आरोपों से मुक्त हो गए हैं, आपको जमानत दी गई है, आप दोष मुक्त नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि यार इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से इनको चुनाव तक जेल में रख लो, लेकिन इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायालय हैं, नहीं चली उनकी तो पूरी कोशिश थी कि जो कानून आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, जो कानून ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाया जाता है, वो कानून मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाओ और इसकी बेल मत होने दो। पूरी कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैंने कहा ना कि ऐसे तानाशाहों के लिए ही बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया था कि कभी कोई तानाशाह सरकार आएगी और कानूनों का दुरुपयोग करके जो कानून आतंकवादियों के ऊपर लगाने चाहिए वो अपने विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगाएगी, तो वहां संविधान बचाएगा लोगों को। और आज संविधान बचा रहा है, हेमंत सोरेन साहब को बचाया, मुझे बचाया, केजरीवाल जी को बचाएगा, और भी बहुत लोगों को बचा रहा है। ये तो हम तो राजनीतिक लोग हैं, देश के आम आदमी को बचा रहा है। दिल्ली के अगर इलेक्शन की ही बात करें या आम आदमी पार्टी के भविष्य की बात करें कि कौन इसका नेतृत्व करने जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जेल से ही अभी बाहर आ रहे हैं आप इतने श्योर क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी का अब देश में, देखिए लोकसभा चुनाव से एक घटना इस देश में घटी है कि भारतीय जनता पार्टी को ना लोगों ने थैंक यू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के चुनाव में तो पहले से ही 2015 से ही थैंक यू कर रहे थे, पर अब लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने कह दिया है कि आप 400 के सपने देखते रहो, हम तो आपको 250 भी नहीं दे रहे, हम आपको बहुमत भी नहीं दे रहे। ये लोगों ने, देश के लोगों ने कह दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर शुरू हो गया। और सरकार तो अभी भी बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बुरा दौर शुरू हो गया लोकसभा चुनाव से, और अब आम आदमी पार्टी का अच्छा दौर शुरू हो गया। इस संकट से आम आदमी पार्टी निकल आई और बहुत हंसते हंसते निकल के आई है, एकजुट होकर निकल के आई है, काम करते हुए निकल के आई है। सुनीता केजरीवाल बहुत एक्टिव रही बीते कुछ महीनों में, वो पार्टी में किसी जिम्मेदारी पर रहेंगी, उनकी भूमिका क्या होगी? उनकी भूमिका मुझे लगता है जो एक फाइटर पत्नी की होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी महिला हैं, वो बहुत ब्रेव हैं और समझदार हैं। उन्होंने संकट के समय में बहुत शानदार भूमिका निभाई। मैं तो जेल से देख रहा था उनका काम। जब एक फाइटर पति जेल में बंद हो तो उसकी पत्नी को जो भूमिका निभानी चाहिए वो उन्होंने बहुत शानदार तरीके से निभाई। जब अरविंद जी बाहर आएंगे तो वो रोल निभाएंगी जो पहले निभा रही थी। अभी अरविंद जी जेल में हैं तो उनकी ज़रूरत जैसे एक जीवन साथी की होती है, तो उन्होंने एक शानदार मतलब फाइटर के रूप में भूमिका निभाई। क्योंकि आरोप, फिर आप ये कहेंगे कि ये तो बीजेपी की बातें हैं, क्योंकि आरोप इस तरीके के लगते हैं कि भाई लालू यादव जब जेल गए थे जिम्मेदारी अपनी पत्नी को दे दी थी, अब अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तो जिम्मेदारी सुनीता केजरीवाल के हाथों में दी रखी है। मैं वो बचकानी चीजें आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं टीवी देखता था वहां पे, तो मैं हंसता था टीवी देख के कि यार ये क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि मैं तो परिवार से आता हूँ, पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी के परिवार को भी जानता हूँ, अपने को भी जानता हूँ। पार्टी मेरा परिवार है, मुझे तो पता था कि पार्टी में इस वक्त क्या हो रहा होगा या मेरी पार्टी कैसे सोचती है। अब वहाँ बस मुझे ऐसा लगता था कि अगर ये वाले मैं किस चैनल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस चैनल का नाम बस चले ना तो ये 2 घंटे में सुनीता जी को मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दे, शपथ दिलवा देगा। अंदर मुझे पता था नीचे क्या हो रहा होगा, पर टीवी पे ऐसा लग रहा था बस पूछो मत। अच्छा, क्या हो रहा था? अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ, ये जेल वाला जो अनुभव था, किसी भी सरकारी कामकाज से तो आप मुक्त ही थे, है ना? और आपका पूरा समय ज्यादातर या तो पढ़ने में जा रहा होगा या पार्टी में क्या चल रहा है, दिमाग में चलता नहीं था ये पार्टी की अब दिशा और दशा क्या होने जा रही है? नहीं, गर्व होता था मुझको देख के कि जिस वक्त किसी पार्टी की टॉप लीडरशिप पे इतना बड़ा संकट आया हुआ हो, उस वक्त उसका कार्यकर्ता, उसका एमएलए, उसका पार्षद, उसका एमपी खड़े होकर सड़क पे लड़ रहा है। और न सिर्फ लड़ रहा है बल्कि उसके ऊपर भी संकट आया हुआ है, उसको भी ईडी के नोटिस जा रहे हैं, उसको भी सीबीआई के नोटिस जा रहे हैं, फिर भी कट्टर ईमानदार की तरह से, एकदम परिवार की तरह से रॉक बन के खड़ा हुआ है। इस पे तो किसी को भी गर्व होना चाहिए। इट वॉज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी वाइल आई वाज इन जेल कि यार मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसी पार्टी में हूं जिसका कार्यकर्ता, जिसका काउंसलर, एमएलए टूट नहीं रहा इनके लाख कोशिश करने के बावजूद। अगर आप इसे ईडी के आरोपों से जोड़कर देखेंगे तो ईडी ये कह रही थी कि घोटालों के पैसों से प्रचार करने वाली पार्टी अपने आप पर गर्व कैसे महसूस कर सकती है? ईडी ने पैसे क्यों दिलवाए भारतीय जनता पार्टी को? कम से कम 50 ऐसे मामले आए इलेक्टोरल बॉन्ड के निकल के। जब इलेक्टोरल बॉन्ड, इनको पता था कि ये छिपी रुस्तम है,
ईडी को, किसी देश को कभी पता नहीं चलेगा कि ईडी और बीजेपी मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं। पर जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया तो पता चला ईडी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चंदा वसूल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चंदा वसूली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है कि साहब भारतीय जनता पार्टी को चंदा चाहिए हजारों करोड़ का, देश के बड़े बड़े व्यापारियों को ईडी का नोटिस भेजो। और जैसे ही उन्होंने 60 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का चंदा दिया, उसके बाद वो नोटिस गए भाड़ में। ये तो अखबारों में आया है, सारा लोगों ने बताया। इतनी तारीख को नोटिस गया, इतनी तारीख को बीजेपी को चंदा मिला, भाड़ में गए। इनको सबको लग रहा था अंडर कवर रहेगा, पर भलाओ संविधान का, भलाओ सुप्रीम कोर्ट का कि देश के सामने आ गई है। तो ईडी से मैं समझता हूं पूछना चाहिए कि यार आप भारतीय जनता पार्टी के वसूली एजेंट हो या इस देश की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। मनीष जी, आखिरी सवाल, अब आपकी अपनी भूमिका पार्टी में क्या रहने वाली है? देखिए, मैं जब से जेल से बाहर आया हूं, मैं लगभग बहुत सारे एमएलएज, एमपीज, पार्षदों से सबसे मिला हूं, कार्यकर्ताओं से मिला हूं, और सब ये चाह रहे हैं कि भाई आप आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। तो अभी तो मैंने फिर सबको कहा मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, यात्रा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, और कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी भूमिका ये भी भूमिका ही है। और इसके बाद में जब अरविंद जी बाहर आएंगे तो सारे पार्टी के लीडर बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है। यानी कोई मंत्रालय फिर से वो उसी वक्त तय होगा, अभी मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं, जब अरविंद जी बाहर आएंगे तो देखेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष सिसोदिया जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। आप जेल से बाहर आ गए हैं, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।